अच्छे से पढ़ लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइंड बेनिफिट एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता देती हूँ दोबारा, somebody has asked। और one second। Great। देखो पेंशन प्लान्स, अभी एनपीएस अभी मैं दोबारा बताऊंगी आपको। एनपीएस से पहले, एनपीएस इज द पेंशन प्लान इन इंडिया, गवर्नमेंट का जो पेंशन प्लान है। उसके अलावा भी पेंशन प्लान्स हैं जो हमने देख लिए कि डिफरेंट पेंशन फंड्स हैं। जो एग्जांपल्स देखे हमने, टाटा एआईए है, कोटक महिंद्रा का है, श्रीराम फाइनेंस का था। सो दीज आर ऑल प्राइवेट पेंशन फंड्स। इसके अलावा गवर्नमेंट का पेंशन फंड है एनपीएस। लेकिन क्रक्स पेंशन फंड्स का, बेनिफिट प्लान्स का, रिटायरमेंट प्लान का कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान से। तो ये सारे जो प्लान्स हैं, एनपीएस है, जो प्राइवेट पेंशन फंड्स हैं, यहाँ पे जब आप अपना इन्रोलमेंट कर रहे हो ना, तो वो डिसाइड होता है कि आपका ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान रहेगा या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान रहेगा, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होगा। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या मैंने बताया आपको? इट इज अ रिटायरमेंट प्लान वेयर यू नो द अमाउंट ऑफ पेंशन अमाउंट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट बिफोर हैंड। आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा वो कंपनी पहले से बता, आपको दे रहा है आपका पेंशन फंड। तो इसमें क्या है, the pension amount is calculated by taking into account your salary history and the number of years you have worked, you have been into service। आपका पेंशन फंड आपकी सैलरी के बेसिस पे और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे this is done। In a defined benefit plan, you are assured of the pension amount irrespective of the returns generated by the pension fund। As you know, the amount beforehand, you can formulate a budget accordingly। तो जैसे बताया था that ये इसका benefit होता है कि since a person knows उनको retirement पे कितना money मिलेगा, वो periodically मिलेगा या lump sum मिलेगा, so they can plan their expenses, they can prepare their budgets। इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक पेंशन एंड सेंट्रल सर्विस पेंशन आर एग्जांपल्स ऑफ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। डिफाइंड बेनिफिट के अंदर इज द एज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज नोन बिफोर हैंड, it gives the flexibility to chalk out your finances and plan for the goals accordingly। However, of late there has been a shift from the defined benefit plans to the defined contribution plans। Please try to understand this। दोनों में difference जरूरी अच्छे से समझ लो कि benefit plan क्या कह रहे हैं और contribution plan क्या कह रहे हैं। बेनिफिट में आपको प्री डिटरमिन्ड है कि बाद में कितना पैसा मिलेगा, तो इसीलिए आपके लिए अपने फाइनेंसेस आप बजट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम्स इसके साथ क्या है? रिटर्न्स रिस्ट्रिक्टेड है। कंट्रीब्यूशन प्लान में is different there। The amount you will receive in the pension is not known, but the pension amount depends on the contribution along with the returns generated by the investment। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि NPS जो है, it is a defined contribution plan। There is a fixed amount which you are depositing every year, every month, जो भी कर रहे हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट कर रहे हैं, वो फिक्स्ड अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट होता है, उसकी रिटर्न्स जनरेट होती हैं। सो फिक्स्ड अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय यू एंड योर एम्प्लॉयर। अगर आपके एम्प्लॉयर भी कर रहे हैं, जो हमने टैक्स बेनिफिट्स में देखा कि एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं, एंड दैट फंड इज इन्वेस्टेड इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग डेट एंड इक्विटी। जो भी हमने देखे अभी, जो एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के। In a defined contribution plan, you have the liberty to take your decision about the asset allocation। If you're aggressive, you opt for equity। On the other hand, if the market volatility makes you jittery, it makes you nervous, you opt for debt funds। Additionally, you can also opt for a mix of equity and debt to get the best of both worlds। The national pension system is an example of defined contribution plan। ये बताया ना कि NPS जो है, it is a defined contribution plan। It offers two choices, एक्टिव चॉइस एंड लाइफ साइकिल फंड। जो LC लाइफ साइकिल फंड बताए ना, अग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव।
The former gives you a chance to decide your own asset mix, जो active choice में class C, class E, class A ये हैं, while in the latter the mix changes as you grow older. गवर्नमेंट आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, रिटर्न्स आपकी उसके अकॉर्डिंगली 35 के बाद वो इक्विटी का वो कंट्रीब्यूशन कम करते जाते हैं, और जब से भी आप स्टार्ट करें वो 75-50-25% के अकॉर्डिंग मिक्स होता है. आई एम गिविंग यू, मैं आपको पूरा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की जो हमने मीनिंग पढ़ा था मैं आपसे एनपीएस के कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अब आपने एनपीएस पढ़ लिया है तो आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे. डाउट्स हैं तो मुझे बता दो अभी के अभी. एंड बट इट इज नॉट द ओनली केस कि सिर्फ एनपीएस से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है. इट इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ इट. हो सकता है जो अभी मैं आपको पेंशन प्लान्स बताए उनमें भी डिफाइंड कुछ प्लान्स बेनिफिट वाले हो सकते हैं, कुछ प्लान्स कंट्रीब्यूशन वाले हो सकते हैं. ठीक है. One of the biggest advantages of a defined contribution plan is that it allows you to be aggressive and avail a high pension and counter the effects of inflation in the process. ठीक है. तो ये तो इसकी ये थी. अब यहाँ पे देखना जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे, अब यहाँ पे ये नहीं स्पेसिफाइड है दैट वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है. सिंपली ये बताया हुआ है कि वेस्टिंग कितना है, एंट्री एज, वेस्टिंग एज बता दिया, टेन्योर ऑफ द पॉलिसी है, पेंशन एंड अश्योर्ड सम. जिन सोर्सेज से मैंने एग्जांपल्स आपके उठाए थे वहाँ पे एवरीथिंग वाज नॉट, एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ऑफ वन ऑफ देम वाज नॉट अवेलेबल. कुछ कुछ का अवेलेबल था, वो मैं आपके लिए आई ब्रॉट इट टू डिस्कस इट विद यू. ठीक है. तो देखो यहाँ पे अश्योरेंस ऑफ द सम इज गिवन, कहीं पर अश्योरेंस ऑफ द सम इज नॉट गिवन. हो सकता है ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान ना हो, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. ठीक है. यहाँ पे अश्योरेंस गिवन है, हो सकता है डिफाइंड बेनिफिट है लेकिन अपर लिमिट नहीं है. तो हो सकता है कि अब ये डिपेंडिंग ऑन द आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने जो पेंशन प्लान लिया इस पेंशन फंड के साथ, एक ऑन लाइफ गारंटी इनकम एडवांटेज प्लान, नाम ही इसका है लाइफ गारंटीड इनकम एडवांटेज, इसीलिए इन्होंने मिनिमम 1 लाख रुपीज कह दिया कि सम अश्योर्ड है. सिमिलरली कोटक पेंशन प्लान में भी 2 लाख रुपीज सम अश्योर्ड है. तो हो सकता है these might be defined benefit plan, हो भी सकता है कि defined contribution plans हो, depending on all of that. सिमिलरली यहाँ पे बाकियों के देखो अब जैसे अवेलेबल नहीं थे इनके इंफॉर्मेशन, हो सकता है जहाँ से मैंने उठाया वहाँ अवेलेबल नहीं थे, या फिर ये भी हो सकता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स थे. तो जो गारंटीड अश्योर्ड सम है उन्होंने नहीं बताया. ठीक है. सो दैट इज हाउ एनपीएस सॉरी पेंशन प्लान्स ऑपरेट. एनपीएस के केस में प्लीज आप मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द एवरीथिंग कि एनपीएस एक्चुअली है क्या, उसके अंडर एसेट क्लासेस क्या हैं, उसके अंडर कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है. कि दो अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, उस केस में दोनों में यहाँ पे एनुअली बोला है 1000, यहाँ पे एनुअली कुछ नहीं बोला है. यहाँ अकाउंट ओपनिंग पे बोला है 500, यहाँ अकाउंट ओपनिंग पे बोला है 1000. सब्सिक्वेंटली कह रहे हैं आप 500 ही करते रहो कम से कम, सब्सिक्वेंटली कह रहे हैं बाद में आप 250 भी कर सकते हो. यहाँ पे क्या था टीयर 1 में, इट इज अ रिटायरमेंट अकाउंट, यहाँ पे आप विड्रॉल नहीं कर सकते बीच में, रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा और टैक्स बेनिफिट्स भी देती है इसीलिए गवर्नमेंट. टीयर 2 क्या है, वॉलंटरी अकाउंट है, जब भी किसी पर्सन को दे नीड देयर मनी फॉर एनीथिंग वो विड्रॉ कर सकते हैं, वो विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए उनको अब टैक्स बेनिफिट भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट, वो एक रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं है, इट इज मोर लाइक अ सेविंग्स प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है. लेकिन क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है कि एक्टिव चॉइस कर रहे हैं या ओन चॉइस कर रहे हैं, और सॉरी ऑटो चॉइस कर रहे हैं, इसमें जो भी पेंशन का इन्वेस्टमेंट प्लान दे रहे हैं वो अकॉर्डिंगली चलता रहेगा फॉर एज लॉन्ग एज यू आर इन्वेस्टेड इन द एनपीएस स्कीम. ठीक है. आई एम सो सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था. Were the slides not visible then? ओके मैं दोबारा दिखा देती हूँ. मैंने डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की बात की थी ना, तो ये वही है जो मैंने आपको बताया था. आई जस्ट रिपीटेड इट फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पीपल हु हैड आस्क्ड. ठीक है. आई विल इंश्योर कि आपको मिल जाएंगे ये इसके जो नोट्स हैं, बट प्लीज आप, इसीलिए मैं आपसे कंटिन्यूसली कहती रहती हूँ दैट मेरे पेज पे चलो, आपको इसका स्नैपशॉट लेना है, आपको इसमें से नोट्स बनाने हैं. जब तक आपकी रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही, जब तक आपके पास नोट्स नहीं मिलते हैं. ठीक है. You keep it this way. Defined benefit ये था and this was defined contribution
अभी मैंने डिस्कस किया कि एनपीएस जो है वो आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, बाकी सारे जो एग्जांपल्स हैं उसमें डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन दोनों हो सकते हैं. सो एज पर देयर चॉइस वट एवर अ पर्सन विल डिसाइड टू डू वो उनको मिलेगा. तो वो जो एग्जाम्पल्स थे इसीलिए उनके केस में हमें ऐसा मिला था कि अश्योर्ड सम कहीं पे गिवन था और अश्योर्ड सम कहीं पे नहीं गिवन था. हो सकता है वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ना हो या उस पर्टिकुलर पेंशन फंड ने नहीं डिस्क्लोज किया है. ठीक है, क्योंकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में यू डू नॉट कोई फिक्स्ड बेनिफिट नहीं है. डिफाइंड बेनिफिट के केस में अश्योर्ड सम की तो गारंटी है, तो इसीलिए ये वेरी कर सकता है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग में आपके कंट्रीब्यूशन प्लान्स, आपका एनपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप आपको एवरीबडी हैज अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट. Types of accounts, how it is done, types of accounts, contributions and investments. Mainly तो यही है, बाकी tax benefits आपको पता होने चाहिए. Tax benefits भी हमने उसमें कर लिए थे, जो हमने deductions and rebates और exemptions पढ़े थे यूनिट 4 में आई थिंक. ठीक है, तो वहाँ पे भी कवर हो ही गए थे. तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू. 10% है, अप टू 1,50,000 है. एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन भी मिलेगी. That is the tax benefit. And basically what is the benefit of NPS वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, are there any more doubts? Alright, then this winds up your topic of retirement planning as well as the subject personal finance, जो introduction to financial planning. Anything else apart from your repeat request about the PPTs? Reverse mortgage. Okay, I have time, so मैं reverse mortgage भी discuss कर लेती हूँ. देखो, रिवर्स मॉर्गेज आपको बताया कि रिवर्स मॉर्गेज के केस में सिंपली एक चीज है कि एक सीनियर सिटीजन को उनके घर के अगेंस्ट एक कैश इनफ्लो आ रहा है. इसको सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन एज अ सोर्स ऑफ इनकम इन प्रैक्टिकल पर्पसेस ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज अ लोन ओनली. ठीक है, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो होम लोन का ऑपोजिट है. होम लोन के केस में क्या होता है, घर खरीद रहे हैं, अब उसकी पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे घर ऑलरेडी है, उस घर को मॉर्टगेज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट बैंक से पेमेंट मिल रही है, जिसको बाद में रीपे करना है. बाद में कैसे रीपे होगा, वो जो आपने जिस घर की मॉर्टगेज के अगेंस्ट लिया था उसको बैंक सेल कर देगा, या आपके लीगल एयर वो सेल कर देंगे, या फिर अगर आपके लीगल एयर चाहते हैं उस घर को रखना तो वो खुद पे ऑफ करेंगे बैंक को वो लोन. ठीक है, so it provides an additional source of income for the senior citizens who have a self-acquired or self-occupied ये बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होना चाहिए. A senior citizen who wants the reverse mortgage plan for their retirement, उनका खुद के वो उस घर में उनका सेल्फ ओन्ड हाउस है एंड वो उस घर में रहते हैं, तभी बैंक उसके अगेंस्ट उनको एक रिवर्स मॉर्गेज प्लान में अलाउ करेगा. फिर उनको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाएगी उनके उस बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. कैसे वैल्यूएशन डिसाइड होती है, इट इज अराइव्ड एट आफ्टर कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यू एंड द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, द एज ऑफ द बोरोवर एटसेट्रा. बाकी अगर कोई भी उन्हें चीजें देखनी है रिगार्डिंग देयर फैमिली, देयर हेल्थ, द प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग. The loan amount is paid either in lump sum or periodical payments, including the option of an annuity payment. जैसे भी बैंक उनको options देता है जैसे वो decide करें. After the person has taken this reverse mortgage loan, उनको एक percentage बन जाएगी depending on the valuation of their house, कितना percentage उनको दिया जाएगा.
once the homeowner, that senior citizen है, when they attain older age and when they die or they move out of the property, three things can be done. या तो अगर वो प्रॉपर्टी से मूव आउट कर रहे हैं वो खुद ही उस घर को बेच दें और लोन पे ऑफ कर दें, या फिर इन द केस ऑफ देयर डेथ द लीगल heirs will do that, या फिर they can refinance the existing loan to keep the house, they want to keep the house but then they will have to service the loan, लोन की रीपेमेंट कर दें, या फिर लेंडर खुद टेक ओवर कर लेगा प्रॉपर्टी को एंड सेल कर देंगे बैंक अपने आप टू सेटल द लोन बैलेंस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। एडवांटेज क्या है कि उनके लिए एक रीपेमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। दे विल कंटिन्यू टू रिसीव द पेमेंट्स। यूजुअली 20 साल का अगर लाइफ टाइम का स्कीम ले रहे हैं तो लाइफ टाइम लेंगे, 20 साल का ले रहे हैं तो 20 साल का लेंगे, एन्युटी चलती रहेगी आपकी जब तक भी, एंड इवन इफ यू डाई बट योर स्पाउस इज स्टिल लिविंग इन दैट हाउस, so bank will permit that, bank उसमें कोई objection नहीं करेगा and they will continue there. The other advantage is that there are no repayments involved, so they do not need to repay the loan. इंटरेस्ट के हिसाब से जितना भी टोटल वैल्यूएशन बनता है बैंक आपकी प्रॉपर्टी आपके बाद में बेच देंगे एंड लोन रिकवर कर लेंगे। क्या एक सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है विच विल बी डन इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। बैंक जब आपका बेच रहा है उसमें अगर कुछ सरप्लस आ रहा है तो वो आपके लीगल एयर को मिल जाएगा। लॉस आ रहा है तो बैंक देखो, अब उस केस में लॉस के केस में वो लीगल एयर से रिकवर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उस केस में दे आर सेइंग दैट इट विल बी टेकन अप बाय दिस पर्सन ओनली, it will be taken up as a deficit, as a loss and will be borne by the lender, the bank only. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि बैंक इन सब झंझटों से दूर रहना चाहते हैं एंड बैंक नीड प्रॉफिट, तो मैक्सिमम एक कैप लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं लोन अमाउंट की अगेंस्ट दिस रिवर्स मॉर्गेज। सेकेंड इज प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, आप खुद दोबारा उसको लेट आउट नहीं कर सकते डबल इनकम के चक्कर में, वो अलाउड नहीं होता। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की कॉस्ट है, स्टैम्प ड्यूटी है, ये सारी जितने भी चार्जेस और कॉस्ट होती हैं बैंक आपसे रिकवर करेगा, बोरोवर से रिकवर करेगा, बैंक विल नॉट बियर देम, तो एक एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। इन ऑल रिवर्स मॉर्गेज इज अ डिसेंट ऑप्शन दे आर सेइंग as a additional source of income for the senior citizens, because they are able to monetize their house property to generate income during their older age, and they do not need to worry about its repayment because it will be done after their death through the sale of that house property. All right, so this sums up your unit and your syllabus. Thank you so much.